नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम फिर आपके लिए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगती है, इसका अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा जो अपलोड की गई अन्य क्लासें हैं एक बार उनका भी रिवाइज करें और हमें बताएं कि जो क्लासें हमारे द्वारा अपलोड की गई है वो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और अच्छे कमेंट करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के अपनी टेस्ट सीरीज पे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण समतल दर्पण समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? या उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, समतल दर्पण किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है या कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या वास्तविक बनाता है, क्या आभासी बनाता है, वास्तविक एवं आभासी दोनों बनाता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो समतल दर्पण है ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का क्या बनाता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनाता है। ये इनकी स्थितियों पर निर्भर करता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यदि समतल दर्पण के बारे में थोड़ा और बात करें तो समतल दर्पण में दोस्तों पार्श्व परावर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है, यानी दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर बनता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो कितना होता है? आवर्धन मतलब आवर्धन को लिखते हैं दोस्तों स्मॉल एम से। आवर्धन को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। आवर्धन का मतलब होता है दोस्तों, कोई दर्पण या लेंस है वो किसी वस्तु को कितना बड़ा करके आपको दिखाता है, मतलब आवर्धित करके दिखाता है, वो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है दोस्तों। तो समतल दर्पण है, इसका आवर्धन कितना होता है? क्या +1 होता है, क्या -1 होता है, क्या 0 होता है, या फिर अनंत होता है? तो आपका जो समतल दर्पण है दोस्तों, इसका जो आवर्धन होगा वो आपका होगा +1। क्या होगा? +1 होगा दोस्तों। अगला है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो क्या P = 2F होता है, क्या P = F/2 होता है, या P = 1/F होता है, या P = 1/2F होता है? तो आपकी जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है दोस्तों वो P = 1/F होता है। P = 1/F होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों से। क्या हो जाएगा? से इसका उत्तर हो जाएगा, यानी P = 1/F ये आपका लेंस का सूत्र होता है दोस्तों। और यदि लेंस की क्षमता की मात्रा की बात करें तो ये होता है दोस्तों डायोप्टर, और डायोप्टर को लिखा जाता है आपके D से। किसके द्वारा लिखा जाता है? D से लिखा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, sin I बटा sin R = n। sin I बटा sin R = n किस नाम से जाना जाता है? sin I बटा sin R = n किस नियम से जाना जाता है? जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं तो अपवर्तन में दोस्तों दो नियम पढ़ते हैं। एक नियम होता है, आपकी आने वाली जो प्रकाश किरण है वो थोड़ा विचलित होकर क्या होती है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। और दूसरा होता है sin I = sin R। तो वो कौन सा नियम होता है? तो क्या उसको जूल का नियम कहते हैं, क्या स्नेल का नियम होता है, क्या न्यूटन का नियम होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो sin I बटा sin R = n किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं आपका स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहते हैं। sin I बटा sin R = n = स्नेल का नियम होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब अपवर्तन कोण का मान
कितना होगा। यदि प्रकाश किरण दोस्तों, ये मान लो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या आपका परावर्तक पृष्ठ है, तो जब इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, यानी 90 डिग्री कोण के लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो क्या 90 डिग्री होगा, क्या 0 डिग्री होगा, क्या 45 डिग्री होगा, या फिर दोस्तों 60 डिग्री होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका हो जाएगा आपका 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी जब लंबवत होगा दोस्तों ये, तो इसमें प्रकार का किसी कोई नया कोण नहीं बनेगा। जितना ये आपतन कोण बनेगा उतना इसमें क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके स्टेट में आ रही है दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रिज्म। प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द है। प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द है। यानी जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो उसमें जो अनेक रंगों का जो स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो किस रूप में बनता है। तो ये बनता है दोस्तों आपका विबिग्योर के रूप में। किसके रूप में, VIBGYOR, किसके रूप में बनता है, विबिग्योर के रूप में बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें R पहले आ रहा है, इसमें B पहले आ रहा है, इसमें VIB ये थोड़ा ठीक लग रहा है, और इसमें G पहले आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका VIBGYOR, यानी विबिग्योर। क्या हो जाएगा, विबिग्योर। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में कहते हैं दोस्तों। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो हमारे स्वस्थ आँख है उसके लिए निकटतम बिंदु स्थित होता है। यानी हमारे आँख के लिए 2 बिंदु होता है, एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है। तो जो स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिंदु होता है वो कितना होता है, और अनंत बिंदु कितना होता है। तो अनंत बिंदु दोस्तों आपका अनंत होता है। अनंत बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। आप कितनी भी दूरी तक, आपकी नज़र ठीक है, स्वस्थ है, तो आप कितनी भी दूरी तक देख सकते हो। लेकिन आपका निकटतम बिंदु कितना है, यानी आप किसी वस्तु को स्पर्श देखने के लिए वस्तु और आपके बीच में कितनी दूरी होना आवश्यक है। क्या 25 सेंटीमीटर, क्या 50 सेंटीमीटर, क्या 1 मीटर, या अनंत पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। जब आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो आपके और वस्तु के बीच में लगभग 25 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है दोस्तों। फिर है जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है। क्या गोल या बेलनाकार लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस होता है, क्या द्विफोक्सीय लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है। तो जब भी दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम बात करें तो इसके लिए हम काम में लेते हैं दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। और यदि निकटदर्शी दोष की बात करते हैं तो निकटदर्शी दोष में आपका अवतल लेंस काम में आता है दोस्तों। फिर है आकाश के नीले रंग का क्या कारण होता है। यानी जो हमें आसमान है, जो आकाश है, हमें नीला दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों। क्या प्रकाश का परिकलन होता है, क्या प्रकाश का विक्षेपण होता है, या प्रकाश का अपवर्तन होता है, या प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आकाश का नीला देखने का कारण क्या है दोस्तों, तो यह आपका प्रकाश का परिकिरण। क्या है दोस्तों, प्रकाश का परिकिरण होता है, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। आइए हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपसे फिर से अनुरोध है दोस्तों, यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों अपने ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न पे। निकटदर्शी दोष का क्या कारण होता है। यानी जब किसी में निकटदर्शी दोष हो जाता है, यानी जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, उसका कारण क्या है। क्या नेत्र गोलक का बढ़ना, क्या नेत्र गोलक का छोटा होना, क्या आयु में वृद्धि होना, या अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें अनियमित परिवर्तन हो जाता है। तो निकटदर्शी दोष का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है जो आपके आँख का नेत्र गोलक होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है, दृष्टि प्रकाश दोस्तों कम हो जाता है, यानी आपकी देखने की जो क्षमता होती है वो घटे जाती है। अगला है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। मानव नेत्र का
यानी ऐसे बात कर सकते हैं कि मानव नेत्र क्या करता है, जिस स्थान पर या जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो आँख का कौन सा भाग है, वो कॉर्निया भाग है, वो परितारिका भाग है, वो पुतली वाला भाग है, या दृष्टि पटल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको रेटिना भी कहते हैं। आपको दृष्टि पटल में पूछ कर क्या दे सकता है दोस्तों, आपको रेटिना भी दे सकता है। फिर है, एक कांच के गुटके की क्षमता क्या होगी। एक कांच है, उसके गुटके की क्षमता क्या होगी दोस्तों, तो क्या होगी, क्या शून्य होगी, क्या अनंत होगी, शून्य से कम होगी, या शून्य से अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका शून्य। क्या हो जाएगा, एक कांच की क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी आपकी शून्य दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण है और उसके मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस क्या होता है, यानी परावर्तित होने वाली किरणें जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसको क्या करते हैं, बड़े अक्षर से लिखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या अनंत पर बनता है, क्या दर्पण के पीछे बनता है, क्या मुख्य फोकस पे बनता है, या वक्रता केंद्र पे बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी वस्तु को अवतल दर्पण और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे बनता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं, यानी तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। वायुमंडलीय परिवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय परावर्तन है, वायुमंडलीय परिकिरण है, वायुमंडलीय प्रक्षेपण है। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है दोस्तों वो है आपका जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के मंडल बने हुए हैं, समताप मंडल, सौमंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। तो इनमें से क्या होता है, जब प्रकाश बार बार परावर्तित होता है दोस्तों तो वो क्या होता है, यानी कभी उनका प्रकाश में कम दिखाई देता है, कभी उनका प्रकाश में ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके कारण हमें ऐसे लगता है कि आपके तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि कोई माध्यम सघन होता है, कोई माध्यम क्या होता है दोस्तों, विरल होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परितारिका किसके पीछे होती है। परितारिका किसके पीछे होती है, क्या पुतली के पीछे होती है, क्या रेटिना के पीछे होती है, क्या कॉर्निया के पीछे होती है, या फिर नेत्र गोलक के पीछे होती है। तो जो आपकी परितारिका होती है वो आपकी किसके पीछे होती है, ये होती है आपकी कॉर्निया के पीछे। किसके पीछे होती है दोस्तों, आपके कॉर्निया के पीछे होती है। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। अभी हमने बात की थी जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में अलग अलग एक बैंड का निर्माण करता है। तो इस बैंड को क्या कहते हैं, इस बैंड को क्या कहते हैं। तो क्या उसको प्रतिबिंब कहते हैं, क्या उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या उसको छाया कहते हैं, या फिर उसको प्रतिछाया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको बैंड भी कहते हैं। आइए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। जो छोटे अक्षर होता है, या देखा होगा आपने जो वृद्ध लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अखबार को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपने चश्मे को उस अखबार के अक्षरों के पास में रखते हैं दोस्तों। तो उसमें कौन सा लेंस होता है, क्या अवतल लेंस होता है, क्या बेलनाकार लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस होता है, या फिर द्विफोक्सीय लेंस होता है। तो जब भी छोटे अक्षरों की बात होती है तो उसको पढ़ने के लिए दोस्तों आपका उत्तल लेंस काम में आता है। कौन सा लेंस काम में आता है दोस्तों, उत्तल लेंस काम में आता है। अगला है, किस लेंस को अपसरण लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस है जिसको अपसरण लेंस भी कहते हैं।
या एक और बनता है किस लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं, या किस दर्पण को अभिसार लेंस कहते हैं, या किस दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप इसको याद रखना है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अपोजिट होते हैं। तो किस लेंस को अपसारी कहते हैं? अपसारी क्या होता है? जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। और अभिसारी क्या होता है? जो प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। यदि दर्पणों में बात करें तो आपका अवतल दर्पण है दोस्तों, वो अभिसारी लेंस होता है, और उत्तल दर्पण होता है, वो आपका अपसारी दर्पण होता है। यदि लेंस की बात करें तो आपका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे अवतल अभिसारी है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका अभिसारी हो जाएगा, और अवतल लेंस आपका क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा, जब अपसारी लेंस पूछा है तो आपका ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और यदि अभिसारी लेंस पूछता दोस्तों तो ये हो जाता आपका उत्तल लेंस। क्या हो जाता? उत्तल लेंस। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आपको? ज़रूर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें दोस्तों। और हमारे द्वारा जो किया गया छोटा सा प्रयास है, आपको कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब करें, और हमारे द्वारा जो अन्य अपलोड की गई क्लासें हैं एक बार उनको भी विजिट करें, उनको भी रिवाइज करें, वो आपको कैसी लगती हैं तो उनका भी हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, आपको रोज़ सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगी दोस्तों। तो रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, और हमारे द्वारा जो उपलब्ध कराएगी जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, उसको लगाने की कोशिश करें। तो आज से फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।